हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का वेरी फर्स्ट बेसिक्स पढ़ेंगे इंग्लिश के कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, वर्ब्स एक्सेट्रा. ठीक है, सो विल स्टार्ट दिस इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज, द वेरी फर्स्ट लेसन. तो अगर हम बात करें एक नॉर्मल सेंटेंस की, तो एक सेंटेंस कैसे उसके अलग अलग तरीके होते हैं, राइट. अलग अलग पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के, स्पीच के, जो हम लोग बोलते हैं. अब व्हाट आर दीज डिफरेंट पार्ट्स. तो सबसे पहले जैसे हम बात करें नाउन, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, देयर आर इन टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट. एंड वील स्टडी वन बाय वन कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले होता है नाउन, फिर होता है प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव्स, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. ठीक है, तो ये जो पार्ट्स होते हैं 8, ये अलग अलग तरह के वर्ड्स बोल लीजिए, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिससे एक पूरा सेंटेंस, एक नॉर्मल जिस भाषा में हम बात करते हैं इंग्लिश में, वो कर सकते हैं. तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे. वैसे आई थिंक ये काफ़ी बेसिक है, तो आपको शायद ऑलरेडी पता होगा. नाउन मतलब किसी चीज़ का नाम. प्रोनाउन मतलब जब आपको नाम नहीं लेना होता तो आप प्रोनाउन का यूज करते हैं, ही, शी, इट, दे. एडजेक्टिव्स, दोज वर्ड्स विच जो कि किसी नाउन की तारीफ करें या उसको फर्दर डिस्क्राइब करें. वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, राइट, या वर्ड्स बोल सकते हैं जिनसे कुछ काम होने का, कुछ एग्जिस्ट करने का डेफिनेशन रहता है. ठीक है, फिर एडवर्ब्स होते हैं. एडवर्ब्स आर वर्ड्स जो कि किसी भी चीज़ की फर्दर उसको डिफाइन करते हैं. जैसे नाउन्स के लिए आपका होता है एडजेक्टिव्स, तो एडवर्ब्स आर फॉर वर्ब्स और अदर काइंड ऑफ पार्ट्स. ठीक है, देन वी हैव प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस मतलब लाइक ऑन द टेबल, सो ऑन, अबव, अंडर. ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक आपको सेंटेंस को फर्दर लिंक करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं. ओके, कंजंक्शंस जिनसे एक पूरा सेंटेंस बनता है अलग अलग वर्ड्स को जोड़ने के लिए, एंड हुआ, बट, इफ, और. एंड इंटरजेक्शंस लाइक यू से अलास, हाय, राइट, और ओह. सो स्पेशल एम्फेसाइज वाले, सरप्राइज वाले वर्ड्स आर इंटरजेक्शंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नाउन्स. अब जैसा मैंने बताया कि नाउन्स का मतलब होता है नेम्स. ठीक है, तो अगर आपको किसी भी चीज को नेमिंग, नाउन्स मीन्स नेमिंग वर्ड, ओके, वेदर इट इज फॉर समवन और समथिंग, किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का नाम लेना होता है, तो दैट इज व्हाट अ नाउन इज. ठीक है, जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस की बात करें, नॉर्मल सेंटेंस की, मिशेल एट द पाई फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर. अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए, अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे हु, ठीक है, व्हाट, या फिर वेयर, जो भी इन क्वेश्चंस का आंसर होगा, दोज वर्ड्स आर टिपिकली नाउन. जैसे कि इस सेंटेंस में बात करूं, हु एट द पाई, पाई किसने खाई, तो वो आएगा मिशेल. ठीक है, मिशेल ने क्या खाया, व्हाट डिड मिशेल ईट, इट्स द पाई. ठीक है, वेयर डिड मिशेल गेट द पाई फ्रॉम, मिशेल एट द पाई फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर. तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, हु, व्हाट या वेयर वाले, ये तीनों वर्ड्स आर योर नाउन. ठीक है, अब नाउन्स के अलग अलग टाइप होते हैं. जैसे हम यहाँ पर देखें, मिशेल जो है एक किसी इंसान का नाम है, राइट, इट्स द नेम ऑफ अ गर्ल, राइट, whereas girl is also a noun, and girl can refer to anyone, right, a girl can refer to anyone, but Michelle is a specific girl. मिशेल एक स्पेसिफिक गर्ल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, देयरफॉर मिशेल जो है आपका प्रॉपर नाउन है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक गर्ल. ठीक है, जबकि गर्ल इन जनरल इज अ कॉमन नाउन. ठीक है, बिकॉज इट रेफर्स की एक ऐसे मतलब ऑफ द सेम क्लास कि जितनी लड़कियां हैं, दोस आर गर्ल्स. So, common nouns are common to all people, places or things of the same class. ठीक है,
जैसे कि गर्ल, बॉय, बैंक, सिटी एक्सेट्रा। कॉमन नाउन में एक और स्पेसिफिक नाउन होता है, जैसे हम बोलते हैं कि फ्लॉक ऑफ शीप इज गोइंग ऑन, गोइंग, राइट, या अ बैच ऑफ पीपल इज गोइंग। ये वाले जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। दैट मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का ही एक टाइप होता है कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए यूज होता है, चाहे वो पीपल का ग्रुप हो या फिर एनिमल का ग्रुप हो या चीजों का। ठीक है, सो कॉमन नाउन का ही एक स्पेसिफिक टाइप होता है कलेक्टिव नाउन, which is which refers to a group or any class, whether it is people, animal or things. You also have proper noun, जैसा कि मैंने बताया, particular people. Common noun is common to all people, place or things, and proper noun is particular people, place or things. Okay, जैसे कि मिशेल बोले इस सेंटेंस में, राहुल, हम बैंक की बात कर रहे हैं तो SBI would be a particular proper noun. सिटी की बात करें, दिल्ली NCR, अहमदाबाद, these are all proper nouns. Okay, so noun बहुत सिंपल था. Okay. Next is pronouns. So pronouns क्या होते हैं, जैसा मैंने बताया, अब आप कभी नॉर्मल भाषा में बात करते हैं तो हमेशा ये तो नहीं बोलते, अगर आपका नाम राहुल है जैसे, या आप राहुल की किसी की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं राहुल मूवी में गया, राहुल ने मूवी में जाके पॉपकॉर्न लिया, राहुल ने मूवी में जाके पेप्सी भी पी। ऐसा तो नहीं बात करते ना, आप ऐसे बोलते हैं राहुल मूवी में गया, उसने पेप्सी पी और उसने पॉपकॉर्न लिया, है ना। तो जब राहुल की जगह एक प्रॉपर नाउन की जगह आप जो भी शब्द यूज करते हैं उसने, वो दैट इज प्रोनाउन. सो pronouns are used in place of nouns. They may be personal or relative. अब हम देखते हैं पर्सनल और रिलेटिव का क्या मतलब है. जैसे कि मैंने बताया he, she, it, right, we, you, I, him, us, them, ये सारे जो हैं पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, मतलब जो आप नाउन की जगह यूज कर रहे हैं. ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि whom, which and that, मतलब ये जो नाउन है, प्रोनाउन है जो रिलेटिव वाले, ये एक प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं और एक कंजंक्शन की तरह भी काम करते हैं. जैसे कि he is, she is the girl who ate the pie. ठीक है, अगर हम बात करें she is the girl who ate the pie, तो she is the girl एक सेंटेंस है and ate the pie दूसरा सेंटेंस है. यहाँ पर जो who है, ठीक है, ये who इन दोनों सेंटेंसेस को दो अलग अलग मीनिंग जो सेंटेंस बता रहे हैं. शी इज द गर्ल, वो एक लड़की है जिसने पाए खाया. ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ भी रहा है और इसको मीनिंग भी दे रहा है. ये वाला एग्जांपल देखिए, दिस इज द बॉय हु सेव्ड माय लाइफ. ठीक है, मतलब ये एक सेंटेंस का पार्ट हो गया, ये दूसरा सेंटेंस का पार्ट हो गया. यहाँ पर हु जो है, एक तो ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, मतलब कंजंक्शन का काम कर रहा है. दूसरा यहाँ पर यह भी बता रहा है कि यही वो लड़का है जिसके लिए दिस होल्ड्स ट्रू. ठीक है, सो दिस इज द बॉय हु सेव्ड माय लाइफ में हु जो है आपका इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, सो ये सारे जो हैं हु, विच, दैट, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं. ठीक है, और नॉर्मल प्रोनाउंस हो गए जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, हिम, ये सब नॉर्मल प्रोनाउंस. Then we have possessive pronouns. Possessive pronouns मतलब जैसा मैंने बताया, she is the girl who ate the pie. अगर मैं कहती she is the girl who ate my pie, right? तो क्योंकि आप क्या बता रहे हैं कि जो पाई खाई है उसने वो मेरी पाई थी. ठीक है, that belonged to someone. जब आप बात करते हैं possession की, कि कोई चीज किसी की है, right? That sense of possession, वहां पर जो 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 ऐसे नाउन्स होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं, दोज आर पोजेसिव प्रोनाउंस. ठीक है, सो दे शो पोजेशन, जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, देयर, इट्स, हर्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं वो वर्ड्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, फर्दर किस चीज को? नाउन्स को. ठीक है ना, तो मैंने बताया एडजेक्टिव्स
फर्दर आपके डिफाइन करते हैं नाउन्स को, ठीक है, और एडवर्ब्स फर्दर डिफाइन करते हैं वर्ब्स को। तो अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विच द नाउन नेम्स, ठीक है, या फिर किसी का नंबर एंड क्वांटिटी बताना चाहते हैं किसी नाउन की, तो वो होता है एडजेक्टिव। जैसे कि लिटिल शुगर, 5 एप्पल्स, राइट, और 1 kg मिल्क, 1 लीटर मिल्क, ये सब। या फिर ह्यूमंस की बात करें, रानी इज अ क्लेवर गर्ल, तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज रानी? शी इज अ क्लेवर गर्ल। उसकी एक क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है। सो क्लेवर इज एन एडजेक्टिव। He gave me 6 books. How many books did he give you? 6, ठीक है। अब जो एडजेक्टिव्स होते हैं एक कंपाउंड एडजेक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि जब आपके 2 और मोर वर्ड्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड एडजेक्टिव। वो बेसिकली दोनों वर्ड्स ही उसको फर्दर आपके नाउन को एनहांस कर रहे हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, ये प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट था, पर ये प्रोजेक्ट फाइनेंस किसने करा है? गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो ये जो पूरा वर्ड है गवर्नमेंट फाइनेंस्ड हाइफन के साथ, देयर आर 2 टर्म्स व्हिच आर स्पेसिफाइंग व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इट इज, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज अ कंपाउंड एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वर्ब्स। अब वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए मैं इसमें बहुत जल्दी कवर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक पार्ट है एंड यू हैव अ वेरी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, तो इसलिए हम इसको क्विकली कवर कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड जो कि बताता है क्या कि कोई चीज़ या कुछ काम हो रहा है, ठीक है। और इसका ये वर्ड की बात करें तो इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम, ठीक है, जिसका मतलब ही होता है वर्ड। और इसको वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस। देखिए वर्ब के बिना आपका सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। इफ यू टॉक अबाउट द शॉर्टेस्ट, द स्मॉलेस्ट सेंटेंस which holds complete meaning, that sentence is I am. This is the complete sentence. I am, मैं हूँ, is a complete sentence as per English language. क्यों? इसके अंदर सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है। आई एम का मतलब है मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करती हूँ या मैं एग्जिस्ट करता हूँ। दिस इज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसीलिए वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी स्पीच का, okay? वर्ब हमें क्या क्या बता सकता है? वर्ब कैन टेल अस कि व्हाट अ पर्सन और थिंग इज डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, करते हैं, ठीक है। जैसे कि रोहित रन्स, जूही कुक्स, ठीक है, द बेल रिंग्स, okay? तो इट इज व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, ठीक है। दूसरी चीज ये बताता है व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, जैसे कि राम इज बीटन, द फूड इज कुक्ड, ओके, द डोर इज ब्रोकन। तो बेसिकली कोई पर्सन या चीज को कुछ हो गया है, ठीक है, समथिंग हैज बीन डन, वो भी वर्ब ही है। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, द बॉय इज हर्ट, द स्काई इज ब्लू, ठीक है ना। द चेयर इज ब्रोकन, चेयर टूटी हुई है, ठीक है। या फिर आई फील सैड, आई फील हैप्पी, ये सारी चीजें जो हैं, ये तीनों चीजें आपकी वर्ब्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एडवर्ब्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव डिफाइन करता है फर्दर आपके नाउन या प्रोनाउन को, और एडवर्ब जो है ये डिफाइन करेगा आपके फर्दर वर्ब्स को, ठीक है। जैसा कि हमने बोला एडजेक्टिव्स क्वालिफाई और ऐड टू द मीनिंग ऑफ नाउन्स, और एडवर्ब्स जो हैं ये मीनिंग मॉडिफाई करेंगे वर्ब्स का या फिर एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस और कंजंक्शंस का, ठीक है। जैसे कि स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली। अब आप यहाँ पे देखिए जो इन्वेस्टर्स है, दिस इज अ नाउन, ये हमको पता है, ठीक है।
नाउन को जो डिफाइन कर रहा है ये वर्ड विच सेज स्मॉल, ये बताइए क्या हुआ? करेक्ट, ये हुआ आपका एडजेक्टिव। ठीक है, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू व्हाट? टू इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और इन्वेस्ट कैसे करना है? बेसिकली दिस इज एन एक्शन, सो दिस इज योर वर्ब। ठीक है, इन्वेस्ट करना है वाइजली, बेसिकली वाइजली जो हुआ, दिस इज योर एडवर्ब। दिस वर्ब, this word wisely is defining the verb here। कि इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है, that is being defined by this word wisely, wisely इन्वेस्ट करना। ठीक है, so therefore इस सेंटेंस में small is what? Small is an adjective, investors is your noun। ठीक है, invest is the verb and invest कैसे करना है जो define कर रहा है word, that is wisely, and this is your adverb। अब देखिए द फर्स्ट एडवर्ब वेरी, इसमें एक और एडवर्ब है वेरी, मॉडिफाइज द डिफिकल्ट, जो ये डिफिकल्ट वाला वर्ड है एडजेक्टिव है, इसको डिफाइन करते हैं। एंड द सेकंड एडवर्ब वाइजली मॉडिफाइज द वर्ब इन्वेस्ट। द सीईओ इज एन एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर। यहाँ पर क्या है कि सीईओ जो है ये किस टाइप के मैनेजर हैं, इस बारे में एक डेफिनेशन, एक फर्दर क्लैरिफिकेशन हो रहा है। और वो मैनेजर है शार्प। तो ये शार्प मैनेजर, मतलब मैनेजर है आपका नाउन। ठीक है, और अगर जो शार्प है, शार्प डिफाइन कर रहा है आपके नाउन को, तो शार्प इज द एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव को भी जो डिफाइन कर रहा है दैट इज एक्सेप्शनली, दिस इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव शार्प। ठीक है, अब देखिए कैसे यहाँ पे यह क्या रिलेशन है। सबसे पहले सीईओ एक नाउन है, कोई बात नहीं, मैनेजर एक दूसरा नाउन है, राइट, कॉमन नाउन है आपका मैनेजर। ओके, नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस मैनेजर यू आर सेइंग दैट सीईओ काफी, सबसे पहले आप कह रहे हैं सीईओ शार्प मैनेजर, तो ये नाउन हुआ। नाउन की अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं नाउन को इस वर्ड से, शार्प से, तो शार्प हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, और फिर हम बोल रहे हैं कि वो शार्प में भी एक्सेप्शनली शार्प है। ठीक है ना, तो अगर शार्प में भी एक्सेप्शनली शार्प है तो मतलब दैट द वर्ड एक्सेप्शनली इज मॉडिफाइंग द एडवर्ब, द एडजेक्टिव। ठीक है, एक्सेप्शनली इज मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव ऑफ शार्प, so therefore exceptionally is your adverb। एक और एग्जांपल लेंगे, the cash counter is right behind you। अब जैसा मैंने आपको बताया था prepositions का मतलब होता है जो पोजीशन डिफाइन करते हैं, राइट, ऑन, अबव, बिहाइंड, अंडर। तो यहाँ पर एक वर्ड है बिहाइंड। ये क्या बता रहा है कि कैश काउंटर और यू, इन दोनों नाउन्स के बीच में क्या पोजीशन है, मतलब कैश काउंटर जो है आपके पीछे है। ठीक है, अब बिहाइंड यू वुड हैव बीन फाइन आल्सो, कैश काउंटर इज बिहाइंड यू। व्हेन यू से कैश काउंटर इज राइट बिहाइंड यू, राइट जो है is being used for this preposition behind। Okay, and therefore this right is an adverb modifying the preposition of behind। Okay, the adverb right here modifies the preposition of behind। Another example is, we have given this book to you only because you are a good reviewer। हमने आपको ये किताब इसलिए दी है क्योंकि ओनली बिकॉज यू आर अ गुड रिव्यूअर। इस केस में ओनली जो है, राइट, इस कंजंक्शन को, बिकॉज को मॉडिफाई कर रहा है, बिकॉज दिस इज द ओनली रीजन, द सोल रीजन। सी द सेंटेंस वुड हैव बीन कंप्लीट अगर आप ये ओनली ना भी लिखते तो। वी हैव गिवन दिस बुक टू यू बिकॉज यू आर अ गुड रिव्यूअर, वो भी एक सेंटेंस ठीक था। लेकिन यहाँ पर द मोमेंट यू यूज ओनली, तो एक एम्फेसिस हो रहा है किस चीज पे, इस रीजन पे, कि ये रीजन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि दिस इज द ओनली रीजन। ठीक है ना, therefore this is the adverb here which modifies the conjunction of
because. So adverbs आपको समझ आ गया. Adverbs can modify the meaning of verbs, adjectives, prepositions, conjunctions. और हमने चारों का एक एक एग्जाम्पल पढ़ लिया है. Okay. Next we'll talk about now we have to talk about prepositions. अब जैसा मैंने बताया कि preposition by definition is placed before a noun or its equivalent. Noun, pronoun या noun की जगह जो भी term used है वहाँ पे, ठीक है, to show its relationship in terms of time, place, etc. ठीक है. Preposition मतलब before, ठीक है ना, a noun. जैसे कि the space above the room houses the conference facility. मतलब जो जगह रूम के ऊपर है, this defines the place. place को जो है उसको explain कर रही है ये, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है the position above explains the relationship between the room and the conference facility. अब देखिए preposition में क्या है कि सेंटेंस में एज सच कोई रूल्स नहीं है कि preposition कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं, ठीक है. लेकिन द आइडिया इज लाइक सम पीपल फील या कहीं कहीं यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे कि preposition क्योंकि इसको आप लिंक करने के लिए यूज करते हैं preposition को, तो यू शुड नॉट यूज preposition टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस. ऐसा कई जगह रूल लिखा होगा, बट काफी जो मतलब बड़े राइटर्स होते हैं या कुछ हैं तो वो मतलब preposition का यूज एंड सेंटेंस के एंड में भी होता है, and therefore it is also acceptable. Overall the rule is कि the sentence should read well, ठीक है. Overall sentence का meaning ठीक होना चाहिए and it should read properly. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत अजीब सा लिखा हुआ, ठीक है. So basically usage के ऊपर depend करता है कि कौन सी preposition use कर रहे हैं, और preposition से basically obviously मतलब आपके sentence का पूरा मतलब भी change हो सकता है, ठीक है. above की जगह आपने below कर दिया, right? तो preposition जो है वो काफी केयरफुली यूज करनी पड़ेगी. अब इसमें क्या होता है, preposition के जो वर्ड्स होते हैं वो कई बार आप अगर उनके साथ कोई दूसरे वर्ड्स लगा देते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है. दे कन्वे अ कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग. और डिक्शनरी में भी आप पढ़ेंगे तो ये कई बार आपको दिखेगा, जैसे कि हम बोलते हैं शी गॉट अवे, मतलब शी एस्केप्ड. या अबाउट के साथ आप यूज करें तो उसका मतलब होता है मूव या स्प्रेड, ठीक है. across like I came across as, तो मतलब I was understood by other people. ऐसा बोलते हैं ना, she came across as very rude. मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत रूड थी, इसका मतलब ये हुआ. हालांकि across का मतलब तो ये ऐसा नहीं होता. across in the preposition itself, जब खाली आप across वर्ड की बात करते हैं तो उसका मतलब तो अलग ही होता है ना. तो इसीलिए जब आप किसी भी preposition को किसी और एक सेंटेंस में यूसेज के ऊपर डिफाइन करते हैं या किसी वर्ड के साथ यूज करते हैं, इट माइट हैव अ डिफरेंट मीनिंग. जैसे कि आई केम अक्रॉस, शी केम अक्रॉस, सो दैट मीन्स टू बी अंडरस्टूड. ऐसा भी हो सकता था शी केम अक्रॉस जिल इन दैट मीटिंग, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली डज नॉट मीन अंडरस्टूड. शी जस्ट क्रॉस्ड पाथ्स विद हिम, लाइक शी मेट हिम देयर, ठीक है. तो ये आपको यूसेज जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है prepositions के लिए. दैट इज द पॉइंट विच इज इम्पोर्टेंट हियर, ठीक है. ऐसे ही अहेड का मतलब हो सकता है मेक प्रोग्रेस, अलोंग हो सकता है टू मैनेज, एट हो सकता है गेन एक्सेस टू, ठीक है. अवे जैसे मैंने आपको बताया escape, ओवर कैन बी फॉरगेट, ठीक है, एंड राउंड कैन बी टू परसुएड. नेक्स्ट इज कंजंक्शंस. अब कंजंक्शन जैसे कि मैंने बताया बहुत ही सिंपल है. कंजंक्ट का मतलब होता है ज्वाइन करना, ठीक है. तो कंजंक्शन आर द वर्ड्स विच जॉइन वर्ड्स या सेंटेंसेस, कन्वेइंग दैट दे आर रिलेटेड. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, सिंपल. तो जैक एंड जिल, जो एंड है इसमें, दैट इज वन ऑफ द कंजंक्शंस. ओके. आई वांट टू रेस्ट बट आई डू नॉट हैव टाइम. तो आई वांट टू रेस्ट इज अ कंप्लीट सेंटेंस.
आई डू नॉट हैव टाइम इज अ कंप्लीट सेंटेंस. जब इन दोनों सेंटेंसेस को राइट जोड़ रहा है एक वर्ड बट, दैट इज अ कंजंक्शन. ये एंड सिमिलर मीनिंग बताएगा, बट शोज कंट्रास्ट. वी हैव रिसीव्ड योर लेटर एंड टेलीग्राम. हमें आपका लेटर भी मिल गया और टेलीग्राम भी मिल गया. ठीक है, यहाँ पर एंड एक कंजंक्शन है बिकॉज वी हैव रिसीव्ड टू थिंग्स फ्रॉम यू, दिस लेटर एंड टेलीग्राम. बट रिग्रेट मतलब यहाँ पे अब एक कंट्रास्ट आ रहा है कि हमें आपका इनविटेशन तो मिल गया है बट रिग्रेट आवर इनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग. तो कंट्रास्ट दिखाया आपने. ठीक है, एंड दीज आर टू एनीवे कंप्लीट सेंटेंसेस. वी रिसीव्ड योर लेटर एंड टेलीग्राम is one sentence. We regret our inability to attend the meeting is another sentence. दोनों sentences पूरे हैं लेकिन फिर भी हमने इनको कनेक्ट कर रखा है. इन दो वर्ड्स को हमने कनेक्ट कर रखा है एंड से, और इन दो सेंटेंसेस को हमने कनेक्ट कर रखा है बट से. ठीक है, अब कंजंक्शंस जो हैं they may be used in pair. Not only do I want the salt but also I want the salt seller. ना सिर्फ मुझे ये चाहिए, मुझे दूसरी चीज भी चाहिए. सो दीज आर यूज्ड इन पेयर, राइट. या ईदर और, या तो तुम ये करो या फिर ऐसा करो. सो ईदर और, ओके. ईदर यू वर्क और यू लीव राइट नाउ, राइट. सो these type of conjunctions they are used in pairs. एंड क्योंकि ये हमेशा मतलब साथ में यूज होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मैंने एग्जाम्पल दिया. These are called correlative conjunctions because they are related to each other. ठीक है, neither person A nor person B did the task. ना तो A ने किया ना B ने किया क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं. तो इसलिए ये कंजंक्शन जो है वो होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन. लास्ट है आपका इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन में जैसा कि मैंने बताया इट्स सरप्राइज वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग्स बताते हैं. जैसे कि हाय, alas to show sadness, or oh to show your surprise. Okay, so interjections are words which are used to express strong emotion or feeling. Okay, ये कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होंगे. ऐसा जरूरी नहीं है कि कहाँ पर आना है, नाउन के पहले आना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, वैसा कुछ वो सब चीजें नहीं होंगी. बट हाँ, these are words which express strong emotion and therefore they are one of the 8 parts of your speech. तो अब हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पता है, हमने रिवाइज कर लिया, हमने काफी बार पढ़ रखा है. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वॉइसेस. टाइप्स ऑफ वॉइसेस. अब देखिए, आप दो तरह से किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं. एक जहां पर आप एक्टिव बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट या स्पीकर जो है वो एक्टिव है, जैसे कि आई लाइक टू कुक, या आई डिड माई होमवर्क. ठीक है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई, दैट इज डूइंग द एक्शन. ठीक है, मतलब द सब्जेक्ट इज वेरी एक्टिव. सब्जेक्ट मतलब समझते हैं ना कि जो काम कर रहा है. ठीक है, आई ओपन द डोर. ठीक है, तो यहाँ पर इट शोज एक्शन, द सब्जेक्ट हैज डन सम एक्शन. अब मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं, द डोर वॉज ओपन्ड बाय मी. ठीक है, तो मेरे द्वारा दरवाजा खोला गया. अब इसमें क्या हो रहा है कि इवन दो सब्जेक्ट इज द वन जिसने एक्शन किया है, एक्शन जो इस सेंटेंस में शो हो रहा है दैट इज फॉर द डोर. कि जो डोर के ऊपर एक्शन किया गया ओपन का. ठीक है, द डोर इज ओपन्ड बाय मी. तो यहाँ पर जो पहले सब्जेक्ट था आपका आई का ना, दैट हैज बिकम द ऑब्जेक्ट. तो जब बेसिकली आप ये बोलते हैं कि जो काम किया जा रहा है, ठीक है, उस टोन में दैट इज पैसिव. अगर कुछ किया जा रहा है तो, अगर कोई कर रहा है दैट इज एक्टिव. ठीक है, तो बात करते हैं. सो बेसिकली एक्टिव वॉइस होती है और पैसिव वॉइस होती है. एक्टिव वॉइस शॉर्ट, डायरेक्ट और एम्फेटिक सेंटेंस होता है, जैसे कि प्लीज प्लेस द ऑर्डर विद इन 60 days of receipt of the quotation.
यहाँ पर वो एक्शन ये बोल रहे हैं कि भाई आपको प्लेस करना है ऑर्डर, ठीक है। सो बेसिकली द सब्जेक्ट नीड्स टू प्लेस द ऑर्डर, ठीक है। अब मैं इसी सेंटेंस को बोलूं, द ऑर्डर नीड्स टू बी प्लेस्ड बाय यू विद इन 60 days, तो मतलब कि ऑर्डर नीड्स टू बी प्लेस्ड, ठीक है। यू डोंट नीड टू प्लेस द ऑर्डर, ऑर्डर नीड्स टू बी प्लेस्ड बाय यू। आप समझ रहे हो वॉइस का डिफरेंस, ठीक है। पर यूजुअली मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, रिटन स्पीच होती है, उसमें एक्टिव वॉइस ही यूज किया जाता है अनटिल देयर आर सम एक्सेप्शंस, रूल्स हुए, ठीक है, एडवाइजरी हुई कोई, या कुछ नेगेटिव मैसेज या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंटेंस जैसे हुआ, ठीक है। सो बेसिकली जैसे हम बात करें, एक सेंटेंस हो सकता है यू हैव फेल्ड टू प्लेस द ऑर्डर इन टाइम, दिस इज एन एक्टिव वॉइस, क्योंकि आपने नहीं किया, सब्जेक्ट डिड और डिड नॉट डू समथिंग, राइट। सो यू हैव फेल्ड टू प्लेस द ऑर्डर इन टाइम इज योर एक्टिव वॉइस। क्योंकि नेगेटिव मीनिंग है, नेगेटिव एक टोन है इसमें, तो इसलिए इसका बेटर तरीका ये हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली द ऑर्डर हैज बीन डिलेड और द ऑर्डर हैज नॉट बीन प्लेस्ड ऑन टाइम, ठीक है। सो दिस इज अ बेटर रिस्पॉन्स व्हेन यू आर राइटिंग नेगेटिव मैसेज। सिमिलरली पैसिव वॉइस की बात करें तो जैसे कि हमने बताया, एडवाइजरी कुछ होगी, लीगल फॉर्मुलेशंस होंगी, ठीक है, जहां पर कोई आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। न्यूज़पेपर भी आप देखेंगे, न्यूज़पेपर्स में मोस्टली जो न्यूज़ रिपोर्टेड होती है वो पैसिव वॉइस में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल कैन बी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स व्हाइल ड्राइविंग, दिस इज फॉर active voice. However, saying that traffic rules should be followed, right? Now they should be followed by one and everyone, right? Therefore, this is a better way, passive voice, of saying the same thing. Okay. So types of voices are your active voice and passive voice. Okay. Usually in normal sentences in daily use, you should use active voice. Okay. The sentences are shorter, simple होते हैं बोलना करना, ठीक है। और पैसिव वॉइस तब यूज होता है जब या तो कुछ नेगेटिव मैसेज देना हो, या एडवाइजरी, लीगल फॉर्मुलेशन, जहां पर कोई आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट ना हो। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आर्टिकल्स। आई थिंक यू ऑल नो व्हाट आर द डिफरेंट आर्टिकल्स, ए, एन, द, ठीक है। ये होते हैं आर्टिकल्स, नाउन के पहले होते हैं, नाउन को के पहले उसको डिस्क्राइब करने के लिए आर्टिकल्स यूज होते हैं। ए होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, एंड बी होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इंडेफिनेट का मतलब कोई भी कॉमन नाउन के लिए यूज होता है, देयर इज अ गर्ल, दैट इज अ काउ, ओके। एंड जो है मतलब जहां पर बेसिकली इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब जब कुछ डिफाइंड नहीं है नाउन, कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, ठीक है। एंड कब यूज होगा, एंड यूज होगा जब जो आप जिस नाउन की आप बात कर रहे हैं कि जो डिफाइंड नहीं है उसमें वॉवल साउंड होगा, एन अम्ब्रेला, राइट। सो एन और ए इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ओके। और द जो है, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, द सीईओ, राइट, द इंडियन एक्सप्रेस, बिकॉज दीज आर प्रॉपर नाउन्स, या एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं आप, एक डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं, देयरफॉर द इज योर डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। सो ए और एन जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये इससे पता नहीं चलता कि हु आर वी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अ डॉक्टर मतलब कोई भी डॉक्टर हो सकता है। द जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल हुआ बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन, द बॉय हु टुक माई बुक, ठीक है ना। सो द बॉय हु टुक माई बुक, इसमें एक बॉय स्पेसिफिकली है जिसने आपकी बुक ली, आप उसी बॉय की बात कर रहे हैं। अ बॉय तो मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। ही सॉ द डॉक्टर मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर, ठीक है, जिस डॉक्टर को से वो मिले उसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले भी यूज होता है, जैसे कि अ कार, एन एप्पल, अ टेबल, जो सिंगुलर नाउन्स होंगे काउंटेबल उसके लिए यूज होंगे। अगर काउंटेबल नहीं होंगे, शुगर की बात कर रहे हैं, सॉल्ट की बात कर रहे हैं, राइट, दीज आर नॉन अनकाउंटेबल नाउन्स, क्या आप इसके आगे ए यूज करेंगे? नहीं। जो आपके नॉन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, शुगर, सॉल्ट, इनके आगे आप द ही यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कि द मिल्क। सो डेफिनेट आर्टिकल जो है द, इट कैन बी यूज्ड
फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स और फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, द पेन्स, ठीक है ना, जब मल्टीपल नाउन पेन्स हैं। आइडिया जो है, आइडिया इज नॉट अ काउंटेबल नाउन, ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट्स एन आइडिया, तो वहां पर द यूज होगा उसके आगे। एन का हमने बता ही दिया कि वॉवल साउंड होना चाहिए। अब देखिए वॉवल्स आपको पता है ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये 5 वॉवल्स हुए, लेकिन क्या होता है, देयर विल बी एक्सेप्शंस, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है द एम्फेसिस ऑन साउंड। वॉवल साउंड होना चाहिए, वॉवल इन इटसेल्फ इज नॉट अ नेसेसिटी टू यूज एन। इसका मतलब बताती हूँ, जैसे मान लीजिए यूकालिप्टस है, राइट, यूकालिप्टस स्टार्ट्स विद ई, बट यहाँ पर ई और यू का साउंड जो है इट कम्स लाइक यू, ठीक है, सो देयरफॉर दिस साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट। यहाँ पर वॉवल का साउंड नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पर आप यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल अ। एप्पल, दैट इज अ वॉवल, ठीक है, ए, एंड वॉवल साउंड ही आ रहा है, तो यहाँ पर आप एन ही यूज करेंगे। इजिप्शियन में ई का साउंड आ रहा है, दैट इज अ वॉवल, तो आप एन ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूकालिप्टस में आपको साउंड आ रहा है वाई वाला, राइट, जैसे ये वाई से यस बोलते हैं, य, वो साउंड आ रहा है, सो देयरफॉर इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, एंड देयरफॉर यहाँ पर आपने अ यूज कर रखा है, ना कि एन। इसका एक दूसरा एक्सेप्शन ऐसे हो सकता है कि अगर आपके पास एक कॉन्सोनेंट है जिसका वॉवल साउंड है, जैसे कि ऑनेस्ट, आवर, इट्स बिन एन आवर, ठीक है, तो ना 1 घंटा हो गया, तो उसके लिए आवर के लिए वी यूज एन, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी के लिए एन। नाउ एच इज अ कॉन्सोनेंट, but because it is with the vowel sound of o, honest, तो इसलिए यहाँ पर एन यूज किया है। वेरी सिंपल, आर्टिकल्स भी हो गया। नेक्स्ट इज टेंसेस। अब देखिए टेंसेस जो वर्ड है, ठीक है, दैट मीन्स टाइम, अगेन लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है टाइम, एंड बहुत ही सिंपल है टेंसेस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 टेंसेस ही होते हैं बेसिकली, ठीक है, मेनली या तो पास्ट में हुआ होगा, या अभी चल रहा है काम, या फिर फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो टेंसेस, जैसे कि मैं 3 सेंटेंसेस बताती हूँ। आई राइट दिस लेटर टू माई मदर, मैं ये लेटर अपनी मम्मी को लिख रही हूँ। आई रोट द लेटर येस्टरडे, मैंने कल लेटर लिखा था। या फिर आई शेल राइट अनदर लेटर टुमारो, मैं कल एक लेटर लिखूंगी। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, राइट, रोट और शैल राइट, ये एक टाइम बता रहे हैं। राइट मतलब प्रेजेंट में, ठीक है, येस्टरडे से मतलब पास्ट, ठीक है, ये बीत चुका है, हो चुका है ये काम, और आई शेल राइट टुमारो मतलब फ्यूचर में मैं लिखूंगी। तो ये जो अलग अलग वर्ड्स हैं, वर्ब का जिस तरह से यूज हुआ है, या टाइम फैक्टर्स का जिस तरह से यूज हुआ है, इससे पता चल रहा है कि किस टाइम में, ठीक है ना। अब जब ये सेंटेंस बोला गया है, उसके कंपैरेटिवली किस टाइम में वो एक्शन हुआ था, ठीक है। सो देयरफॉर दीज आर डिफरेंट टेंसेस। द वर्ब राइट refers to present time. Okay. Hence, a verb that refers to present time is said to be in the present tense. सेंटेंस 2 में आप देख रहे हैं, ये पास्ट टाइम पे के ऊपर है, so therefore it is past tense. एंड सेंटेंस 3 में लिखा है कि जब हमने ये सेंटेंस बोला उसके फ्यूचर में किया होगा, ठीक है, refers to future time. Therefore it is the future tense. तो 3 टाइप के हमारे टेंस कवर हो गए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टेंस का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ फॉर्म्स टेकन बाय अ वर्ब। यहाँ पर देख रहे हो आप, वर्ब इज राइट, ठीक है, राइट का फॉर्म होता है रोट, ठीक है, विल राइट या शेल राइट से वो फ्यूचर है। रिटन इज परफेक्ट वाला फॉर्म, मतलब ऑलरेडी हो चुका है काम, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट इसकी फॉर्म्स होती हैं एक वर्ब की, व्हेन अ वर्ब टेक डिफरेंट फॉर्म्स टू इंडिकेट द टाइम, ठीक है, टाइम क्या है, ऑफ द एक्शन, जो भी एक्शन यहाँ पर हो रहा है या जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में, ठीक है, वो एक्शन, टाइम ऑफ अटरेंस, जब ये सेंटेंस बोला गया
उसके कंपैरिजन में वो एक्शन कब हुआ है, ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको वर्ब के फॉर्म से और डिफरेंट टाइमलाइन से, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द टेंसेस, ठीक है। टेंस मैंने बताया लैटिन वर्ड है टेम्पस और इसका मतलब होता है टाइम, ठीक है। सो अब हमें पता चल गया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो मतलब काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब प्रेजेंट में भी अलग अलग टाइप के टेंस हो सकते हैं, जैसे कि आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं किताब पढ़ रही हूँ, उस टाइम पे आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब ये एक्शन अभी हो रहा है, therefore this is present continuous because it is in the action is in continuation, ठीक है, in the present, right। और तो सेंटेंस है आई हैव रेड अ बुक, जिस बुक की बात हम कर रहे हैं, आई हैव रेड दिस बुक, मैं ये सेंटेंस पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में ही पढ़ा है। एंड आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, मतलब मैं एक किताब है जिसको मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ, ठीक है, सो आई हैव बीन रीडिंग इट। अब देखते हैं चारों सेंटेंस का। अब देखिए चारों सेंटेंस जो हैं, तो बेस्ट पार्ट इज ये चारों प्रेजेंट में ही हैं, मतलब इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पर जब ये सेंटेंस बोले गए हैं, उस टाइम पर इनका अकरेंस हो रहा है समवे और द अदर, ठीक है, या उसका इफेक्ट है, ठीक है। बट उसमें भी देयर इज अ डिफरेंट सेंस ऑफ टाइम, जैसे कि सेंटेंस वन में इट जस्ट शोज कि एक्शन होता है, वेदर इट हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, उसकी कोई बात ही नहीं की गई है। So therefore this is simple present, wherein you do not say anything about the completeness or the incompleteness of the action. You just mention that the action occurs in the present. Okay. Sentence 2 की बात करें, I am reading a book. यहाँ पर clearly mentioned है कि the action is taking place continuously. Right? It is still going on. Therefore, it is present continuous tense. सेंटेंस 3 में बात करें तो हमको ये पता चल रहा है कि एक्शन जो है वो जब हमने बात की थी तब तक कंप्लीट हो चुका था, ओके, बट उसका इफेक्ट जो है उस प्रेजेंट टेंस में है, देयरफॉर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। एंड द फोर्थ वन इज आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, मतलब जब ये बात हुई, ठीक है, तो तब सेंटेंस कंटिन्यूअसली चल रहा था एंड हैज नॉट बीन कंप्लीटेड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, ओके। सो मैंने पहले किताब पढ़ना शुरू कर दिया था, पर मैं अभी भी उस किताब को पढ़ रही हूँ, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। मैं एक किताब पढ़ रही हूँ एज एन ओनली इन द प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सो अब हमको ये पता चला है ये चार डिफरेंट फॉर्म से कि बेसिकली एक टेंस जो है इट डज नॉट ओनली शो द टाइम ऑफ द इवेंट, केवल आपके एक्शन का टाइम कब हुआ, पहले हुआ बाद में, वो ये नहीं बता रहा है, वो स्टेट भी बता रहा है कि अभी वो एक्शन चल रहा है या वो खत्म हो चुका है या वो पहले से चल रहा था और अभी तक चले जा रहा है, right? So therefore this is also true that tense tells the time of the action as well as the state of an action. जैसे प्रेजेंट टेंस में चार फॉर्म होते हैं, सिमिलरली पास्ट टेंस के भी चार फॉर्म होते हैं। इनके सिंपल एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। आई जंप फ्रॉम द विंडो, ठीक है, पास्ट में जंप किया था। आई वॉज जंपिंग फ्रॉम द विंडो एज शी कॉल्ड मी, तो जब उसने मुझे कॉल किया तब मैं जंप कर रहा था या तब मैं जंप कर रही थी, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस था ये पास्ट में। आई हैड जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, मतलब तब तक मैं कॉल, जब तक उसका कॉल है तब तक मैं जंप कर चुकी थी या कर चुका था, ठीक है। आई हैड बीन जंपिंग फ्रॉम द विंडो डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, बट यू गेट द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की भी चार फॉर्म है। आई विल जंप, आई विल बी जंपिंग, लाइक दिस टाइम टुमारो आई विल बी कुकिंग फूड, ऐसे बोलते हैं ना, या दिस टाइम टुमारो आई विल बी फ्लाइंग, ठीक है ना। सो आई विल हैव जम्प्ड, राइट। जैसे कि इसका बेटर एग्जांपल हो सकता है कि बाय 5 PM टुमारो आई विल हैव कुक्ड माय मील,
मतलब आप 3 बजे खाना बनाना शुरू करेंगे एंड देन आपका खाना 5 बजे तक बन जाएगा, तो ऐसा बोलते हैं ना कि बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव डन दिस, एंड बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव बीन कुकिंग। प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो वही यहाँ पर भी सेम है कि टाइम एज वेल एज स्टेट ऑफ द इवेंट इज टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा है टेंसेस के बारे में। 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मतलब पास्ट में जो हो चुका है, प्रेजेंट में जो चल रहा है या फ्यूचर में। और इन तीनों टेंस के अलग अलग 4 सब टाइप्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट and present perfect continuous. Similarly for past tense it is simple past, past continuous, past perfect and your past perfect continuous. For future tense also simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. These are the different tense types. Okay, तो अभी हम लोगों ने बेसिक पार्ट कवर किया है ग्रामर का। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो। ऑलराइट,